नमस्कार। आज हम उस मुद्दे को देखेंगे जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं शीर्षक में, बिहार में मेरिट रोड पर। आखिर ये शीर्षक ऐसा क्यों बना है? ये शीर्षक बनने का कारण है 12 मार्च और 21 जून, ये 2 तारीखें। 12 मार्च में एक बयान दिया गया था कि जितने सीटें हैं उतने ही लोग क्वालिफाइड हैं और उन सबकी नौकरी पक्की। लेकिन 21 जून को जब डेटा सामने आया तो पता चला कि क्वालिफाइड बहुत ज़्यादा है। यदि तार्किक क्षमता को देखा जाए, थोड़ा सा भी बुद्धि लगाया जाए तो ये बात समझ में आता है कि बयान तो स्लिप ऑफ टंग हो भी सकता है। अगर डेटा को हम देखते हैं तो डेटा से यही हमें मालूम चलता है कि क्वालिफाइड की संख्या अगर इतनी ज़्यादा थी तो 12 मार्च का बयान कहीं ना कहीं मेरिट कैंडिडेट की तरफ था, जो कैंडिडेट मेरिट में आ चुके थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन क्या कहता है। नोटिफिकेशन कहता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले यानी जो क्वालिफाइड हैं सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम घटते क्रम में शिक्षा विभाग बिहार पटना में विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची तैयार किया जाएगा। मतलब जो भी न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करेंगे उन सभी अभ्यर्थियों में से जो टॉप से घटते क्रम में अगर हम जाएंगे और एक मेधा सूची तैयार होगी, वो मेधा सूची तैयार होगी अलग अलग कोटि के हिसाब से और अलग अलग विषय के हिसाब से, यानी जिसकी जो कोटि है, जिसका जो विषय है उसके हिसाब से, और इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज, और वही चयन प्रक्रिया होगी। यानी जाहिर सी बात है यह स्टेट एक कॉम्पिटिटिव नेचर का और क्वालिफाइंग दोनों ही नेचर का एग्ज़ाम है। इससे ये साफ साफ जाहिर होता है, इस नोटिफिकेशन से साफ साफ जाहिर होता है। जो भी मैं ये बातें कर रहा हूँ वो सिर्फ नोटिफिकेशन के आधार पर कही जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि नोटिफिकेशन या गैजेट में जो लिखा हुआ है वही होना चाहिए, उससे आप इधर नहीं जा सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा जाते हैं तो मान लीजिए किसी ऐसे अभ्यर्थी को नौकरी हो जाती है जो मेरिट में नहीं है, लेकिन बाद में यदि इस पूरे प्रोसेस को कोर्ट द्वारा रोक दिया जाता है तो वो अभ्यर्थी जो नौकरी प्राप्त कर लेगा वो जीवन के उस मोड़ में जब वो सेट हो चुका होगा, जी हाँ, सो कॉल्ड सेट जब व्यक्ति हो जाता है तो ज़्यादातर लोग तैयारी छोड़ देते हैं और एक अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। तो उस मोड़ पे वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि कई सारी नियुक्तियाँ ऐसी हैं जिसमें नोटिफिकेशन का पालन नहीं करने पर वो रुकी हुई हैं। जी हाँ, अभी तात्कालिक रूप से रुकी हुई है, तात्कालिक रूप से रुकी हुई हैं। आप चाहें तो कुछ लोगों से, शिक्षा विभाग में ही ऐसी कुछ नियुक्तियाँ हैं, पूछ सकते हैं। झारखंड बिहार का कोई मसला है वहाँ पर, वहाँ आप देख सकते हैं। तो खेल के बीच में नियम तो बिल्कुल भी नहीं बदलने चाहिए। अब यहाँ बात था मेरिट अनमेरिट पर। चूँकि 12 मार्च का बयान हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो, क्योंकि ये कह देना कि जितने लोग क्वालिफाई हैं उतनी ही सीटें थी, ये जाहिर सी इस बार की ओर इंगित करती हैं कि अगर अचानक से क्वालिफाई की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या कहीं षड्यंत्र तो नहीं। यहीं से सब झमेला शुरू हुआ, यहीं से सब आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ। बयान का क्या है, कल ही एक पेपर में बयान आया था, शायद दैनिक भास्कर पेपर में, कि कोरोना काल में मौतें किसी की भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। ये भी तो बयान था, किसी मंत्री ने दिया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक समाचार पत्र में लिखा गया था, हेडलाइन था फ्रंट पेज में। तो क्या इस बयान को आप सही मानेंगे? तो बयान का क्या है, बयान तो गणमान्य लोग कुछ भी दे देते हैं। बयान तो करोड़ों नौकरी की भी थी, 19 लाख नौकरी की भी थी, और भी ना जाने कितने कितने बयान थे। खैर उन मुद्दों पर नहीं जाएंगे। सरकार भी मजबूर होती है, क्योंकि अलग अलग तरह के ग्रुप अपने अपने मंतव्य को सिद्ध करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। तो सरकार को भी लोगों को देख करके चलना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र यही है कि हम सभी लोगों को देखें लेकिन संविधान का पालन करें। और किसी भी इंस्टीट्यूट का या किसी भी बोर्ड का संविधान होता है, गैजेट होता है, नोटिफिकेशन होता है, उसी का पालन बाय लॉ करना होता है। अगर आप नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं वो नियुक्ति आगे चलकर फंसेगी ही फंसेगी। इसलिए सही तो यही है कि अगर बिहार में क्वालिटी टीचर होना चाहिए तो ध्यान देना चाहिए। फिर इस पर कई तरह के लगे कि अनमेरिट वाले कहते हैं कि कोई बैक डोर से घुस गया, तो मेरिट वाले भी कहते हैं कि भाई क्वालिफाई वाले भी बैक डोर से घुसे, नहीं तो जो क्वालिफाइड नहीं है वो क्यों नहीं घुस पाए। फिर कोई कहेगा कि पूरा एग्ज़ाम ही ख़त्म कर दो।
जिस तरह से अनमेरिट नॉट इन मेरिट वाले कह रहे हैं कि मेरिट वाले पैसा देकर आए, तो मेरिट वाले भी कह सकते हैं कि क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट वाले पैसे देकर आए। और जो बिल्कुल ही क्वालिफाइड नहीं हो कहेंगे कि दोनों के दोनों पैसा देकर आए, हम ही ईमानदार है, एग्ज़ाम फिर से ले लो। तो ये कोई बात नहीं हुई। अब यहाँ कम्पिटिटिव नेचर का है, ये बात तो कोई बच्चा भी समझ सकता है ना। जैसे उदाहरण के रूप में यदि मंडप सजा हुआ है, दूल्हा दुल्हन है, 7 फेरे लिए जा रहे हैं, 2 परिवार एक हो रहे हैं, तो बताओ भाई क्या मनाए हो, रक्षाबंधन मनाए हो कि शादी हुई है तुम्हारी। इतनी सी बात समझना कोई बड़ी बात नहीं है। नोटिफिकेशन को देखिए, आप इसे कंपटीशन कहिए, पंपटीशन कहिए या बैलम्पटीशन कहिए। चयन प्रक्रिया तो यही है कि जो भी न्यूनतम प्राप्तांक या उत्तीर्णांक लिए हुए हैं, न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या होता है, यानी उत्तीर्ण होने के लिए जो मिनिमम मार्क्स चाहिए, यानी क्वालिफाई होने के लिए, उसमें से जो भी अभ्यर्थी ये न्यूनतम उत्तीर्णांक ले चुके हैं, उनमें से उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम घटते क्रम में, ये भी लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण दिया जाएगा। तो एकदम बिहार बीएसईबी ने तो बिल्कुल इसी बेसिस पर मेरिट, क्वालिफाइड, नॉट इन मेरिट का रिजल्ट दिया है। उसके बावजूद भी यदि इतना झमेला होता है तो इससे सिर्फ एक चीज़ होगा, वो ये होगा कि पूरी प्रक्रिया डिले हो जाएगी। और ऐसा दिख भी रहा है कि डिले हो रही है और कई मामला कोर्ट में भी जा चुका है। खैर, ये बातें थीं। अब बिहार में अब कैसे टीचर चाहिए वो सिस्टम जाने, सरकार जाने, लोग जाने। लेकिन आज जो पटना में जो है उसको देखकर तो ये शीर्षक एकदम सही है कि बिहार में मेरिट रोड पर अगर नोटिफिकेशन का ही पालन नहीं होगा तो क्रेडिबिलिटी भी घटेगी सिस्टम की। कोई मेरिटोरियस व्यक्ति, मेरिटोरियस क्या, टैलेंटेड या कोई भी व्यक्ति यहाँ का फॉर्म भरने से पहले 2 बार सोचेगा कि कहीं लोग भीड़, किसी तरह की कोई भीड़, कोई राजनीतिक चेहरा अपने मंतव्य साधने के लिए कोई बदलाव ना कर दे, वो बात अलग है। एक बात और कहना चाहूँगा सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो मेरिट नॉन मेरिट की बात नहीं है, इस सिस्टम में आना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, जो पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं बीएड या जो भी करना चाहते हैं। देखिए 2012 में जब नियोजन प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उस समय स्थिति ये थी कि नेट उतना ज़्यादा कॉमन नहीं था। 1 या 2 GB नेट पूरे महीने में इस्तेमाल होता था, वो भी 250-300 रुपया का मिलता था। और लोगों के हाथ में इतना स्मार्टफोन भी नहीं था और फीचर फ़ोन ज़्यादा लोग रखते थे। तो उस समय ये नियोजन प्रक्रिया सही समझ में आती थी। लेकिन आज के डेट में जब NRA CET जैसा एग्ज़ाम आ रहा है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कम से कम एक व्यक्ति फॉर्म भरे, यानी एक ही PT एग्ज़ाम होगा सभी तरह के एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, ठीक है, ताकि लोगों का पैसा बार बार बर्बाद ना हो कि एक ही PT देने के लिए बैंक में अलग, IPS में अलग, SBI में अलग, CHSL में अलग, और ना जाने कहाँ कहाँ फॉर्म भर रहे हैं। वो पैसा बचना चाहिए था। तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है बिहार में कि एक ही अभ्यर्थी 100 जगह, 50-50 जगह अप्लाई कर रहा है। फिर जहाँ 1 या 2 सीट है वहाँ 20-20, कभी कभी तो 50-50 की भीड़ आ जा रही है नियोजन में। हर एक अभ्यर्थी मना रहा है कि हे भगवान, मेरे आगे वाला जो है वो ना आए, कुछ हो जाए उसे। तो ये तो एक तरह से हुआ कि संसाधन कम, भीड़ ज़्यादा और अभ्यर्थी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं एक सीट के लिए। तो ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं थी। अब तो डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 से PM मोदी ने लॉन्च किया, जो 3 की पिलर में था, जहां डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी, नॉलेजेबल सोसाइटी की अवधारणा थी। तो ये कैसा डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी है कि आज के डेट में एक व्यक्ति नियोजन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। क्या बिहार की किस्मत में हमेशा नियोजन है, नियुक्ति नहीं है? क्या यहाँ के टीचर को समान वेतन का अधिकार नहीं है? कई सारे मामले हो सकते हैं इसमें। और नई शिक्षा नीति क्या कहती है? क्या पारा टीचर्स को उसमें जगह दी जाती है? बहुत सारी बातें यहाँ पर है, तो उनको देखना चाहिए। डिजिटल युग है, जो भी बहाली हो आगे से ऑनलाइन होनी चाहिए, सेंट्रलाइज होनी चाहिए। जिस तरह से बीएड का एग्ज़ाम होता है, टॉप कैटेगरी के जो मार्क्स लाते हैं वो अपना कॉलेज चुन लेते हैं, फिर वो फिक्स करा लेते हैं, और बाकी जो बच जाते हैं उनको दे दिया जाता है। तो इस तरह से कोई सेंट्रलाइज वे में होना चाहिए कि एक क्लिक पर लोग देख लें कि वो कौन सा स्कूल चुन रहे हैं, उनका चयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक फ़िक्स टाइम में उनकी ज्वाइनिंग करवाएं, जो बाकी सीट बचे वो फिर नेक्स्ट को दें। तो इस तरीके से एक परफॉर्मा बनाया जा सकता है। लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, 100 जगह आवेदन करना होगा भी यदि, तो एक क्लिक से होगा। और
जहाँ पर भी ये नियोजन या नियुक्ति हो रही होगी वहाँ सड़क पर कोई अभ्यर्थी नहीं दिखेगा। शायद आनंद किशोर ने भी यही कहा था, जी ने, IAS ऑफिसर थे हुए, गणमान्य हैं, कि हम सड़क पर अभ्यर्थियों को नहीं देखना चाहते हैं, जितनी सीटें हैं उतनी ही होनी चाहिए। कई इस तरह से आए हैं, लेकिन हो क्या रहा है ये अलग बात है। तो फिलहाल यही है कि जो भी अगला चरण हो वो ऑनलाइन हो, सेंट्रलाइज्ड हो और नोटिफिकेशन के अनुरूप हो, यही सभी के लिए उचित है। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन के अनुरूप नहीं रहा तो कई ऐसे मामले हैं, शायद लेक्चरर बहाली में भी है, जहाँ कई लोग शायद बिहार या झारखंड का कोई मामला है जहाँ पर नोटिफिकेशन के अनुरूप बहाली नहीं करने पर सभी अभ्यर्थी जो थे वो अब सांसत में हैं कि किसकी नौकरी रहेगी जाएगी। सरकार और मंत्री का क्या है, वो अभ्यर्थी का सोचिए जो एक बार सेट हो चुका है। अगर वो नॉन मेरिट वाला भी मान लेते हैं सेट हो जाता है, कोर्ट आता है कि नहीं आप खेल के बीच में नियम नहीं बदल सकते, तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? सरकार इस बारे में क्या सोचेगी? नहीं सोचना चाहिए। हर एक बार नौकरी में आ गया तो उसको नौकरी से निकालना सही बात नहीं है, क्योंकि नौकरी मिलना ही बहुत मुश्किल बात है। तो सब कुछ सोच करके एक सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज यही सूचना थी कि पहले अनमेरिट रोड पर थे, अब बिहार में मेरिट को भी रोड पर आ जाना पड़ा। और बस यही है। जय हिंद, जय भारत।